नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। असहिष्णुता के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालेगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाने वाली इस मार्च में तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। कांग्रेस नेता दोपहर करीब 3:45 बजे संसद भवन में जुटेंगे और राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इससे पहले सोमवार को सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चिंता जाहिर करने के लिए सोनिया ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक ये मुलाकात चली। पीएम मोदी ने पूर्णिया की रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उसे 84 के दंगे याद नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन्हें असहिष्णुता पर भाषण न दे। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले कई दिनों से साहित्यकारों के सम्मान वापसी की आड़ में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहा है। इसी का जवाब देते हुए पीएम ने पूर्णिया की रैली से कांग्रेस को नसीहत दी। बिहार विधानसभा चुनाव के 5 नवंबर को होने वाले 5वें और अंतिम चरण के मुकाबले के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 5वें चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा, जबकि 2 सीटों पर ये शाम यानी कि दोपहर 3 बजे ही चल पाएगा। 5वें चरण में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में मतदान होगा। बिहार चुनाव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज 4 जगह रैली करेंगे। राजनाथ सिंह कदवा, अलीनगर, बेनीपुर और बहादुरपुर में लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सिमरी, बख्तियारपुर, बहादुरपुर, हायाघाट और केवटी और बाबूरही में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और दरभंगा नगर में रोड शो भी करेंगे। स्मृति ईरानी बेनपट्टी, नरपतगंज, लौकहा और सिकटी में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। वहीं राधा मोहन सिंह हायाघाट, सुपौल, सहरसा, वायसी और पूर्णिया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में 5 नवंबर को होने वाले 5वें और अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए यहां पर तमाम पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्णिया, फारबिसगंज और दरभंगा में चुनावी सभा की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अररिया, पूर्णिया, कटिहार में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कई स्थानों पर जनता को संबोधित किया है। जेडीयू ने मोदी और आसाराम का एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में मोदी आसाराम को माला पहनाते और अभिवादन करते हुए नजर आते हैं। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तांत्रिक से मुलाकात पर निशाना साधा। उन्होंने लालू यादव और नीतीश पर एक साथ हमला बोलते हुए कहा कि जंगलराज को जंतर मंतर के रूप में जुड़वा भाई मिल गया है। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। लालू ने पीएम को झूठा बताते हुए कहा कि वो आरएसएस के आदमी हैं और झूठ बोलते हैं। चुनाव आयोग ने नेताओं की बदजुबानी पर नोटिस जारी किया। चुनाव आयोग ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष शरद यादव को चेतावनी दी है कि इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के विवादास्पद बयानों पर भी नोटिस थमाया। सभी नेताओं को 4 नवंबर को नोटिस का जवाब देना है। अररिया की रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना लगाते हुए ये कहा कि पीएम ने अच्छे दिन आने का वादा पूरा नहीं किया, उल्टे महंगाई और बढ़ा दी। बिहार के सीमांचल में एमआईएम ने भी 6 उम्मीदवार खड़े किए। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने IBN 7 से कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं। IBN 7 से बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं, हम यहाँ जीतेंगे तब पटाखे भी फूटेंगे और मिठाई भी बांटेंगे। आरएसएस ने अपने मुखपत्र पांचजन्य के जरिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर निशाना साधा। पांचजन्य के ताज़ा अंक में छपे लेख में लिखा गया है कि जेएनयू में मौजूद राष्ट्र विरोधी ताकतें भारत की एकता को तोड़ना चाहती हैं। लेख के मुताबिक सन 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान यहां पे शहीद हुए थे। तब नक्सल समर्थक छात्र यूनियन ने जेएनयू में जश्न मनाया था। लेख में कहा गया है कि जेएनयू एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां राष्ट्रवाद की बात करना गुनाह है। जैसे पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा होती है, तब वहां क्रिप्टोक्रेशन कथित एवं वामपंथी छात्र और प्रोफेसर महिषासुर दिवस मनाते हैं। लेख में जेएनयू पर हमला करते हुए ये भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय अपने शुरुआती उद्देश्यों से भी भटक गया है और समय समय पर वामपंथियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। असहिष्णुता के खिलाफ सम्मान वापस करने वालों को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने न्योता दिया। एक अखबार से बातचीत के दौरान राजनाथ ने कहा कि वो सम्मान वापस करने वालों के साथ पूरा दिन बैठने को तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हर बात के लिए पीएम पर हमला करना ठीक नहीं। आंतरिक सुरक्षा के लिए गृहमंत्री जिम्मेदार होता है, ऐसे में सवाल उन पर उठने चाहिए। नैनीताल में इतिहासकार प्रोफेसर शेखर पाठक ने अपना पद्मश्री सम्मान वापस करने की घोषणा कर सबको चौंका दिया।
उन्होंने देश में साहित्यकारों पर बढ़ते हमलों के विरोध में ये सम्मान लौटाने का फैसला लिया। शेखर पाठक ने कहा कि समय रहते ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, वरना देश का सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा। वहीं सम्मान वापस करने वालों पर अशोक चक्रधर ने कहा कि पुरस्कार लौटाना बहाना है, इसके पीछे महत्वाकांक्षा या फिर राजनीतिक कारण हो सकते हैं। शाहरुख खान ने असहिष्णुता के मुद्दे पर कहा कि मैं ऐसी बातों पर चुप रहता हूं, पर जो कलाकार हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके बीच ये सब मान्य नहीं रखते। शाहरुख ने कहा कि रचनात्मक लोगों का कोई धर्म नहीं होता और जब कोई तनाव हो या असहिष्णुता हो, देश को आगे ले जाने के लिए सारे कदम उठाने चाहिए ही, केवल रचनात्मक चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। देश में गौमांस खाने और बेचने की अफवाह के बीच सन स्टार अखबार और विकीलीक्स फॉर इंडिया पोर्टल ने यह दावा किया कि दिल्ली के होटलों में गौमांस परोसा जाता है। दोनों मीडिया हाउस ने दिल्ली के 2 5 सितारा होटलों और एक बड़े रेस्तरां में स्टिंग ऑपरेशन किया और यह खुलासा किया। ओबरॉय होटल ने उनके यहां गोमांस परोसे जाने की खबर का खंडन किया। यूपी के पंचायत चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को करारी शिकस्त देते हुए समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया। हालांकि सरकार के कई मंत्रियों और बड़े सपा नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। मुलायम के परिवार के 6 लोग जहां चुनाव जीत गए, तो बूथ कैप्चरिंग के आरोपी पैक्सफेड के चेयरमैन तोताराम 20 उम्मीदवारों में सबसे आखिरी नंबर पर रहे। वाराणसी में मंत्री सुरेंद्र पटेल की भाभी शकुंतला देवी चुनाव हार गईं। बीएसपी ने प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयापुर और मुलायम के गोद लिए गांव तमौली में नीला परचम फहराया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। बीजेपी पंचायत चुनाव में 48 सीट में सिर्फ 8 ही सीट जीत सकी। यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयपुर में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। 122 सीटों में से शिवसेना ने 52 सीटें जीती, बीजेपी को 42 सीटें मिली। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने का फैसला शिवसेना का था, इसलिए शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। जीत के बाद शिवसैनिकों ने मातोश्री के बाहर जमकर जश्न किया। कल्याण डोंबिवली निगम चुनाव में राज ठाकरे ने एमएनएस को 9 सीटें मिली, कांग्रेस को 4 तो वहीं एनसीपी को 2, बीएसपी ने 1 सीट अपने नाम की तो निर्दलियों को 9 सीटें मिली हैं। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया की 6 मंजिला बिल्डिंग को एमसीडी ने तोड़ना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि विधायक दिनेश मोहनिया की ये इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी। एमसीडी ने आज कुछ हिस्सों को तोड़ा और कुछ को सील भी किया गया। जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम में पूरे राजस्थान से आए सरपंचों ने धरना दिया। राज्य के 10,000 सरपंच और उप सरपंचों की शिकायत है कि सरकार ने उनसे विकास के काम स्वीकृति करने के अधिकार छीन लिए हैं। सरपंचों का यह आरोप है कि राजस्थान सरकार खुद भी विकास के काम स्वीकृत नहीं कर रही है। सरपंचों ने मांगे मानी जाने तक विरोध जारी रखने की बात कही। इंडोनेशियाई पुलिस के कब्जे में आए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की तैयारियां तेज हैं। सूत्र कहते हैं कि मंगलवार देर रात या फिर बुधवार सुबह भारत लाया जा सकता है छोटा राजन को। सीबीआई की टीम सबसे पहले उसे दिल्ली लेकर आएगी और फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई तेज होगी। इससे पहले इंडोनेशिया में सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने छोटा राजन से कई घंटे तक पूछताछ की। छोटा राजन ने मीडिया से एक बार फिर कहा कि दाऊद के साथ उसकी लड़ाई चलती रहेगी। छोटा राजन ने कहा कि दाऊद को पाकिस्तान में आईएसआई ने छिपा रखा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रत्यर्पण संधि को लेकर होने वाले कागज की अदला बदली अब टल गई है। इंडोनेशिया सरकार ने इसके लिए अभी और वक्त मांगा है। सूत्र कहते हैं कि इंडोनेशियाई सरकार बिना प्रत्यर्पण संधि के ही छोटा राजन को 1-2 दिन में भारत भेजने पर सहमत हो गई है। भारत की प्रत्यर्पण संधि की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले पुल पर प्रदर्शन कर रहे मधेसियों पर नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। घटना वाले पुल पर पिछले 40 दिनों से मधेसी समुदाय के लोग नेपाल के नए संविधान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में नेपाल को राजदूत को तलब किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाली पीएम केपी ओली से बात की है और इस पर चिंता व्यक्त की है। घटना का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। ईंधन और दूसरी आवश्यक सामग्री के विषय में पीएम मोदी ने विश्वास दिलाया कि भारतीय पक्ष से इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आज जजों की नियुक्ति वाले कॉलेजियम सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो रही है। आज सरकार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और पारदर्शी बनाने को लेकर कोर्ट में यहां पे बातें सामने रखेगी। कॉलेजियम प्रणाली में अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव कोर्ट में दे सकती है। ये कमेटी कॉलेजियम के अंतिम निर्णय लेने से पहले नामों पर विचार विमर्श करेगी। सरकार कोर्ट के सामने जजों को चुने जाने की प्रक्रिया को पारदर्शी और जजों को चुनने या ना चुनने के पीछे कारणों को लोगों के सामने रखने का सुझाव रख सकती है।
दिल्ली में हुए उबर कैब रेपकांड में आज 30 हजारी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले कोर्ट ने आरोपी ड्राइवर को बलात्कार, अपहरण सहित कई गंभीर धाराओं में दोषी पाया। निर्भया कांड में नाबालिग आरोपी की जल्द रिहाई पर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि निर्भया मामले में कानून का पालन तो किया गया, लेकिन इस मामले में न्याय नहीं हो पाया। मेनका गांधी ने कहा कि हमें कानून और न्याय के बीच भ्रम नहीं रखना चाहिए। साथ ही मेनका गांधी ने दोषी नाबालिग लड़के के छूटने के बाद उस पर करीबी नजर रखने की वकालत की है। जम्मू में आतंकी अबू कासिम से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए जाबाज सामूद के परिवार से मिलने के लिए आज यूपी के राज्य मंत्री राम सकल गुर्जर उनके घर जाएंगे और परिवार को 20 लाख रुपए का सहायता भी प्रदान करेंगे। मंगलोर में जेल में कैदियों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 2 कैदियों की मौत हो गई जबकि 12 कैदी जख्मी हैं। मंगलोर जेल में हुई मारपीट में जख्मी हुए कैदियों में से 2 की हालत गंभीर है। प्रशासन संघर्ष के कारणों की जांच कर रही है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 दिन पहले अगवा किए गए पवन नामक कारोबारी का शव मिलने के बाद नाराज लोगों ने बुराड़ी में जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप यह है कि पवन के गायब होने पर पुलिस उन्हें ये कहकर टरकाती रही कि पवन खुद ही कहीं चला गया है। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। पुलिस ने कोई मदद नहीं की और इसके बाद जब परिवार के लोगों ने खुद ही पवन को ढूंढना शुरू किया तब गाजियाबाद में उसका शव बरामद हुआ। उसके सिर पर किसी ने गोली मारी थी। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। रेलवे पुलिस ने ये पैसे नशा भाई नाम के एक शख्स से बरामद किए। पुलिस का अनुमान यह है कि हवाला का ये पैसा हो सकता है। भरूच में अज्ञात हमलावरों ने 2 बीजेपी नेताओं शिरीष बंगाली और प्रग्नेश मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी नेता शिरीष बंगाली भारतीय जनता युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी प्रग्नेश के साथ अपने दफ्तर में बैठे थे, तब मुंह पर रुमाल बांधे मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया। दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक केमिस्ट की दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने बगल की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। पाकिस्तान से भारत में अपनी वतन वापसी के बाद गीता खुश है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि गीता इंदौर में जिस समूह बधिर संगठन की देखरेख में रह रही है वहां वो खुश है। भारत में रह रहे 15 साल के पाकिस्तानी लड़के रमजान पर सुषमा स्वराज ने कहा कि उसकी पाक वापसी की कोशिशें जारी हैं। इसके लिए कराची में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर गीता की मां से भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर सीजीएम कोर्ट में राज्यपाल राम नाईक के खिलाफ केस दर्ज करने की अर्जी दी गई। राज्यपाल पर यूपी में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्ट्रगान रोकने का आरोप है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी शासित कई राज्यों में लोगों को एकता की शपथ दिलाई गई। इसी दिन उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम था। शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रियों को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल राम नाईक ने राष्ट्रगान की धुन को बीच में ही रुकवा दिया। उसके बाद मंत्रियों और लोगों की एकता की शपथ दिलाई गई और इसके बाद ही राष्ट्रगान की धुन दोबारा बजाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी के क्षेत्र से लगातार नदारद होने पर स्थानीय मतदाताओं ने उन्हें अतिथि मान लिया है। नाराज लोगों ने अपने माननीय सांसद के पोस्टर तक छपवा दिए हैं। नाराज लोगों ने मंजीरा, हारमोनियम और ढोलक की थाप पर मुरली मनोहर जोशी को बुलाने के लिए गीत गाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पंचायत चुनाव जीतने के बाद भी बीएसपी समर्थित प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र न देने पर जिला कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा हुआ। हद तब हो गई जब स्थानीय सीओ ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे। पीड़ित प्रशासन पर सत्तारूढ़ का एसपी के नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगा। गौरतलब है कि यहां के एसपी समर्थित प्रत्याशी 27 वोटों से हार गया, लेकिन स्थानीय प्रशासन दोबारा रिकाउंटिंग पर अड़ा रहा। वहीं पीड़ित का आरोप है कि एसपी प्रत्याशी 20 लाख रुपए देकर अपनी जीत सुनिश्चित कराने की जुगत में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पालतू बकरी को एक 10 फीट के अजगर ने निगल लिया। हालांकि इस दौरान चरवाहे ने अपनी बकरी को बचाने के लिए अजगर पर कुल्हाड़ी से भी हमला किया। गरीब चरवाहे ने इस घटना की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। इस पर अधिकारियों ने चरवाहे से ही अजगर की बकरी को निगलते हुए तस्वीर मांग ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कानून का मजाक बनाते हुए एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही ने नशे में चूर होकर जमकर ठुमके लगाए। इस तमाशे को देख रहे लोगों ने भी जमकर तालियां पीटी। बताया जाता है कि एसआई दिनेश सिंह और सिपाही संतोष राय पहले से ही लाइन हाजिर हैं। इनके तमाशे पर अब आलाधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर झारखंड के सीएम रघुवर दास ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंद साहित्यकार देश में वैचारिक आतंकवाद फैला रहे हैं। सीएम रघुवर दास ने कहा कि पुरस्कार लौटाने वाले साहित्यकार तानाशाही दिखा रहे हैं और 1000 पुरस्कार पाने वालों में सिर्फ उन 29 ने वापस किया है जो अपनी ही चकाचौंध में अंधे हैं।
सुल्तानपुर के अखंड नगर में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा से नाराज लोगों ने इस बार एक किन्नर को अपने पंचायत सदस्य चुना। किन्नर चांदनी को लोगों ने भारी मतों से जिताया। इलाके के लोगों के मुताबिक पहले जिन भी दलों के नेताओं को उन्होंने चुना, उन्होंने उनके इलाके में कोई काम नहीं किया, जिससे नाराज होकर उन्होंने चांदनी को मौका दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया में तेज रफ्तार बेकाबू जीप ने एक 20 साल युवक को कुचल दिया। ग्रामीणों ने युवक का शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम लगाए लोगों को यहां पे हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया, जिसके बाद उग्र भीड़ ने पुलिस जीप को आग के हवाले कर दिया। बच्चे को लात मारने के विवाद में फंसी शिवराज की मंत्री कुसुम मेहदेले ने सफाई देते हुए कहा कि जिस लड़के को लात मारी थी वह नशे में था और लड़खड़ाकर उनके पैरों में गिर गया था। कुसुम मेहदेले ने कहा कि उन्होंने अपनी सफाई सीएम शिवराज सिंह चौहान को दे दी है। वहीं शिवराज ने कहा कि सफाई को पूरा देखने के बाद ही वो किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद शिवसेना ने सीएम फडणवीस पर कार्टून के जरिए हमला बोला। कार्टून में सीएम फटे कपड़ों में घायल दिख रहे हैं और उनके पास शेर जा रहा है। दरअसल सीएम फडणवीस ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम शेर के जबड़े में हाथ डालकर दांत बाहर निकाल लेते हैं, जिस पर शिवसेना ने पलटवार किया। वहीं शिवसेना के पोस्टर पर बीजेपी ने भी कार्टून के जरिए पलटवार किया, जिसमें फडणवीस को बाहुबल को बढ़ता और पास में एक बेदम पड़ा शेर दिखाया गया है। भारत दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने मोहाली पहुंची है और आज दोनों टीमें वहां पे अभ्यास में जुट जाएंगी। बता दें कि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 5 नवंबर से मोहाली में शुरू हो रही है। भारतीय वनडे टीम के कप्तान MS धोनी और वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने दिल्ली में एक निजी कार्यक्रम में जमकर मस्ती की। इस मौके पर दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की नकल भी की। हरभजन सिंह का घर बसने के बाद अब युवराज सिंह भी जल्द शादी करने जा रहे हैं। सूत्र कहते हैं कि मशहूर मॉडल हेजल कीच के साथ वो शादी करेंगे।